Hello learners, let's discuss about conflict perspective. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोई भी थ्योरी को कवर करते हैं, तो उसमें हमारी जो संघर्ष सिद्धांत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से अक्सर क्वेश्चंस आते ही रहे हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। आपने देखा ही है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। वैसे भी जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे हम कवर भी कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज़ जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी यूजी पीजी की क्लासेस में भी स्टार्टिंग से ही हम लोग क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ते रहते हैं, जैसे कि मार्क्स हो गए, वेबर हो गए। तो उनके आइडियाज़ को हमें पता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी में हम शुरू करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है। तो जब भी हम किसी पर्सपेक्टिव के बारे में जानते हैं तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सपेक्टिव जब किसी भी फेनोमेना को देखता है, सोशल फेनोमेना को, कोई भी घटना को या सोसाइटी को, तो वो किस तरह से देखता है। तो इसके पहले हमने किया था फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फिर किया न्यू फंक्शनल था वो। तो जब भी हम किसी चीज़ का न्यू फंक्शनलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म या न्यू लिबरलिज्म करते हैं तो वो उसका सुधार होता है, थोड़ा संशोधन जो किसी भी थ्योरी में होती है वो होता है। तो जब हम प्रकार्यवादी को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वो लोग जो हैं, जो प्रकार्यवादी हैं, वो समाज को किस तरह से देखते हैं। वो देखते हैं कि जो समाज है वो एक फंक्शन की तरह होता है, मतलब वो मान के चलते हैं जो सोसाइटी है उसमें सभी लोग इंटीग्रेटेड होते हैं और सब लोग एक दूसरे को मिलकर हेल्प करते हैं, और इस तरह से सोसाइटी क्या होती है, सस्टेन करती रहती है और यथा स्थिति जो भी होती है वो बनी रहती है। ये प्रकार्यवादी मानते थे, ये समाज को इस तरह से देखते थे कि समाज में जैसे परिवार है तो परिवार एक अपने जो भी सदस्य हैं उनकी मदद करता है और उनकी मदद से सोसाइटी चलती रहती है, और फिर लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर उस तरह से वो परिवार रूपी संस्था को बनाए रखते हैं। तो समाज में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को भी चलाती हैं और उससे समाज को भी चलाती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रकार्यवादी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो प्रकार्यवादी समाज को क्या देखते हैं कि एक व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है जो चलती रहती है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आता है, और जिसमें हमने पार्सन्स को पढ़ा था तो वो बताते भी हैं कि किस तरह से हम यथा स्थिति को बनाए रखें, जिसमें उन्होंने AGIL की बात की थी। तो उस तरह से वो कहते हैं पैटर्न मेंटेनेंस जो होता है उससे हम सोसाइटी को मेंटेन करे रहते हैं, इक्विलिब्रियम की वो बात करते हैं। तो समझ में आ गया। अब हम उसके आगे जब बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, तो वो देखते हैं कि सोसाइटी में क्या ये सही है कि सारी चीज़ें रिमेन रहती हैं, जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं, एज इट इज़ क्या बनी रहती हैं, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले जो हैं थिंकर्स, उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, सोसाइटी में जो चीज़ें बनी हैं वही बनी रहेंगी, और अगर वही रहे, हमेशा वही बनी रहे, तो जो भी सोसाइटी में चेंज आता है वो कभी चेंज ही नहीं आएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये मानना है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि जो भी व्यवस्था बनी हुई है वो हमेशा वैसे ही बनी रहेगी और वो अपने आप को सस्टेन करती रहेगी। तो ये लोग मानते हैं कि नई सोसाइटी में कुछ जो संस्थाएं ऐसी होती हैं कि टाइम टू टाइम फेड आउट होती रहती हैं और फिर वो अच्छी नहीं होती है, तो उनको हटाने के लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से हम सोसाइटी में चेंज लाते हैं। तो ये ऐसी बात कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों ही चीज़ों को, तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एयरपोर्ट का, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मानते हैं और क्या जो वो थे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वो क्या मानते थे। तो जैसे कि हमने एक आपको उदाहरण दिया कि एक एयरपोर्ट है, तो जो प्रकार्यवादी हैं वो लोग क्या मानते हैं कि भाई एयरपोर्ट तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारा सिस्टम बना हुआ है, इसमें सब कुछ अपने टाइम पे हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लाइन से अपना टिकट लेते हैं, टाइम पे आते हैं, और टेक ऑफ भी टाइम से हो रहा है, लैंडिंग भी टाइम से हो रही है, कोई भी व्यवस्था में व्यवधान नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा है एयरपोर्ट। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है और लोग आते जाते हैं, अपनी फ़्लाइट लेते जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, एयरपोर्ट जो भी है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही लोग आते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, तो व्यवस्था चलती रहेगी। ये किसका मानना है, प्रकार्यवादियों का। अब अगर हम यहीं पे माने कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या मानता है, इस एयरपोर्ट को देखता है, तो वो सोचता है कि ठीक है,
ऊपर से जो हम देख रहे हैं इस एयरपोर्ट का, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और हाँ, लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, टिकट अपना लेके जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, सब कुछ टाइम से हो रहा है। लेकिन एक तरफ वो ये भी सोचते हैं कि क्या ये ऐसा हमेशा होता रहेगा। हो सकता है यहाँ पे जो पायलट हैं उनको कोई दिक्कत हो और वो अपनी प्रॉब्लम को लेके कहें कि नहीं, हम नहीं फ़्लाइट लेके जाएंगे, हम नहीं करेंगे अपना टाइम से काम। या यहाँ पे जो भी और दूसरे कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको लगता नहीं, मेरी सैलरी तो बहुत कम है और हम अपना काम आज नहीं करेंगे, हम ये सब काम ही नहीं करेंगे। तो वो कोई भी धरना कर देते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर घराव कर देते हैं कि आज हम ये नहीं करेंगे, आज एयरपोर्ट बंद रहेगा, सारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएंगी, हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि देखने में तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर से इसमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब अभी प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद कितनी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई थी। तो ऐसा मतलब वो कहते हैं कि सोसाइटी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यवस्था बनी है वो वैसी ही बनी रहेगी। कभी भी किसी को भी लग सकता है सिस्टम में गड़बड़ है, या कभी भी मान लो सभी लोग लाइन में जा रहे हैं, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कह रहा है कि नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमारा टिकट जल्दी करो। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है। तो देखने में तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रूल्स को फॉलो ना करे, उसको वो तोड़ सकता है और फिर वहाँ पे क्या होगा, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस तरह संघर्ष जो वाले हैं, जो संघर्षवादी हैं, वो मानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम हमेशा सस्टेन करता रहे। उसमें जब कमियां आएंगी, लोगों को लगेगा सुधार होना चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो समझ में आ गया दोनों लोग क्या मानते हैं। एक एग्जाम्पल से हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं उनका क्या मानना है। तो उसी में जैसे कि हमने जो पहले नंबर पे लिखा है, जेटलिन, एरविन जेटलिन हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में जेटलिन का अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इनको हमने पढ़ा है। तो मैंने इनके आइडियाज़ को लिख दिया है। इन्होंने कहा, जो एरविन जेटलिन हैं, उन्होंने कहा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अंतर्वैयक्तिक असहमति और झगड़ों के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी कोई भी वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे वर्कर्स हैं, उनका जो इंटरनल जो उनके अंदर चल रहा है, बाहर से तो देखने में व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन अब अंतर्व्यक्ति किसी व्यक्ति की क्या मनोभावना है, किसी को क्या पता। और आजकल की सोसाइटी में तो आप देखते ही हो, बाहर से तो सबको लगता नहीं ये मेरा बहुत ही भला चाहता है, मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है कि इसका कुछ हो नहीं पाता तो बेटर था। तो सोसाइटी को लेकर वो कहते हैं कि अंतर्व्यक्ति की और असहमति, ज़रूरी नहीं कि आपने इतनी सैलरी हमको दी तो हम इतनी सैलरी में काम करें। तो असहमति और तीसरा झगड़ों के कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये किसने कहा, एरविन जेटलिन ने कहा। तो मैंने इसलिए शॉर्टकट पे मेंशन किया सो दैट आप भी नोट डाउन करके अगर कोटेशन आता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में ये पूछता रहता है, जैसे एलिनेशन में भी पूछता रहता है कि एलिनेशन में किसने किसने काम किया, तो सिमल हो गया और मार्क्स हो गए और भी बहुत लोग हैं। तो फिर वहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि इसमें क्या किसका की पॉइंट है। तो ये और ऐसे ही आजकल क्वेश्चंस आते हैं जब हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो इसलिए हमने इसको मेंशन किया है कि आप अगर ये तीन बातें आ रही है किसी भी लाइन में, किसी भी कोटेशन में आपको दिख रही हैं सेंटेंस में कि ये किसने कहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये बात कही है एरविन जेटलिन ने, और पूछा भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा जब अंतर्वैयक्तिक असहमति या झगड़ा होता है उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने लिखा है कोजर का। तो कोजर ने अपनी बुक फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो संघर्ष होता है वो एक ऐसा प्रयास है जिसमें व्यक्ति मूल्यों, सीमित साधनों और शक्ति, यहाँ भी तीन की पॉइंट आपको दिखे थे, यहाँ भी किसमें ये कोजर जब बात करेंगे तो कहते हैं जो संघर्ष है वो मूल्यों, लिमिटेड क्योंकि रिसोर्सेज हैं, और पावर, शक्ति के कारण जो विरोधी पर्सपेक्टिव होता है उस पे दावा करने का जब दावा करता है तो उसको हम कहते हैं संघर्ष। तो अगर किसी भी कोटेशन में ये बात निकल के आती है कि एक ऐसा प्रयास हो रहा है जिसमें सीमित साधन हैं और जो पावर है उस पे जब विरोधी दावा किया जा रहा है, मूल्यों पे भी विरोधी दावा हो रहा है, तो वो
कौन होगा, कोज़र हो जाएंगे। तो आपको लर्न करना है एक ऐसा प्रयास जिसमें व्यक्ति मूल्यों, सीमित साधनों या फिर जो शक्ति है उस पे क्या करता है, उसके कारण विरोधी पर दावा करता है, तो फिर उसे हम संघर्ष कहते हैं। और वैसे भी संघर्ष तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पावर होगी, वरना आपकी बात कौन सुनेगा। आप कहते रहो, कोई सुनेगा नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो इस वजह से जब मूल्य, सीमित साधन और शक्ति के कारण जब कोई भी अपने अगेंस्ट किसी भी जो भी पार्टी है उस पर दावा करेगा कि ये मेरी है या वो लेने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कोज़र में ये बात होगी। अगर कोज़र के कोटेशन अगर आएंगे या पूछेगा तो ये इनकी आइडियोलॉजी है, और अगर जेटलिन की होगी तो उसमें ये पूछेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइनेबी ने भी इसमें कहा, टाइनेबी की बुक थी स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो कि पता ही होगी आप लोगों को, इसमें तो कोई बताने की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा अपनी बुक में कि जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विकास हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ। उनको वहाँ पे लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, तो उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने सोचा, अपनी जो सिस्टम रिमेन था उसको, जो सिस्टम बना हुआ था उसको उन्होंने क्या किया, हटाया, उसमें खुदाई की। तब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और जबकि जो गंगा थी उसमें और वहाँ की मिट्टी और उपजाऊ थी, लेकिन वहाँ पे विकास नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ के लोगों ने कोशिश ही नहीं की आगे बढ़ने की। जो जैसा था ठीक है वैसा रहने दिया, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इस वजह से उसका विकास नहीं हो पाया, जबकि वो और ज़्यादा उपजाऊ थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। तो ये कहना चाहते हैं जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, संघर्ष की वजह से हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये तो आप वैसे भी कर लेते, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि टाइनेबी का भी कॉन्फ्लिक्ट पे है। नेक्स्ट है पोलिबियस। तो मैंने ये लिख दिया है क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं मेंशन होता है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इनका भी काम है कॉन्फ्लिक्ट पे या नहीं, या इन्होंने कोई बात कही या नहीं। तो पोलिबियस कहते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अब इनका देखिए बिल्कुल अलग है। ये राजनीतिक संस्थाओं की तरफ चले गए। इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संस्था है उसका उद्विकास संघर्ष की वजह से हुआ। अगर संघर्ष नहीं होता तो आज जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनी हुई हैं, वो होते ही नहीं। और आप देखते ही हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो ये है पोलिबियस, उनका काम किस पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में के इवोल्यूशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो वहाँ पे आपको करना होगा पोलिबियस। और ये लोग नए नए हैं और आप जानते ही हैं कि आपका सिलेबस में तो सेम रहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है तो ये पता नहीं होता। इसलिए हमने की पॉइंट में लिख दिया ताकि आपका जो भी क्वेश्चन मतलब नॉर्मली आए तो वो गलत ना हो। नेक्स्ट है खालदून। खालदून का तो खैर काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल यूजीसी नेट वगैरह में। खालदून के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो खालदून ने क्या कहा, इन्होंने भी यही टाइनेबी से सहमत होकर थोड़ी सी बात कही है। इन्होंने कहा जो सभ्यता का विकास हुआ है उसमें संघर्ष एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि सभ्यता के विकास में जो संघर्ष है वो एक मूल कारण रहा है, मेन कॉज रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है डेविड ह्यूम और फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन का भी पूछा जा रहा है और इनका भी यूजीसी नेट वगैरह में पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि जो धरातल है मतलब बेस है उसकी बात करते हैं, और उन्होंने कहा एम्पिरिकल जो अनुभाविक धरातल है उसका जो देने का श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाता है, संघर्षवादी पर्सपेक्टिव को जाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को जाता है। तो उन्होंने कहा कि अनुभाविक धरातल देने का श्रेय संघर्ष प्रकारवादियों को कौन, ये डेविड ह्यूम और फर्ग्यूसन कहते हैं। तो अब इस तरह से आपको क्लियर होता चल रहा है कि किसने किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि सभी ने अलग अलग बात कही है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। नेक्स्ट है माल्थस का आता है। तो माल्थस का तो पता ही है, इनका इकोनॉमी में रहा है। तो ये आर्थिक व्यवहार को लेकर कहते हैं कि आर्थिक व्यवहार के लिए संघर्ष होता है। जैसे आप देखेंगे पावर भी, सब लोग क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, सबको अपना पावर चाहिए, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट लोग करते हैं। नहीं तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो कॉन्फ्लिक्ट करे, जो जैसा है वैसा बना रहे, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं।
तो इन्होंने कहा कि जीवित रहने के लिए, जो माल्थस हैं वो कहते हैं जीवित रहने के लिए व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता से मुंह मोड़ सकता है या किसी भी प्रतियोगिता में जा सकता है। अब व्यक्ति को जॉब चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उसको इकोनॉमिक स्टेटस अपना इम्प्रूव करना है, तो वो कोई भी कंपटीशन देगा। आप देखो वो समीक्षा अधिकारी का भी देगा, वो IAS का भी देगा, वो PCS का भी देगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देगा, और तो और वो प्राइमरी का भी देगा, सबका देगा। कहीं भी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो वो हर चीज़ का देगा। तो इसलिए वो कहते हैं आर्थिक व्यवहार के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? उसके बाद डार्विन का भी थोड़ा सा है। तो डार्विन ने इनका तो पता ही आपको, ये जीव विज्ञान में संघर्ष की बात करते हैं, और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे विभिन्नता आती रहेगी और संघर्ष बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से इनका तो पता ही है। अब हम आते हैं सिमेल पे। तो सिमेल का जो है आइडिया, वो प्रत्यक्षवादी के साथ साथ उन्होंने प्रकार्यवादी भी लिया, मतलब दोनों को ही जोड़ के उन्होंने बात करी है सिमेल ने। तो पॉजिटिविस्टिक और फंक्शनलिज्म दोनों ही चीज़ को लेकर वो बात करते हैं। प्रकार्यवादी पर्सपेक्टिव लेते हैं संघर्ष में, उसको भी इंक्लूड करते हैं ये। उसके बाद वेबर भी प्रत्यक्षवादी को लेते हैं, लेकिन वो प्रकार्यवादी की जगह विश्लेषणात्मक एनालिटिकल की बात करते हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो उनका प्रत्यक्षवादी जो संघर्ष है वो प्रत्यक्षवादी संघर्ष पर आधारित है। द्वंद्वात्मक में उन्होंने जो बात करी है। तो ये जो लास्ट के आपके 3 थिंकर्स हैं वो तीनों ही जर्मन समाजशास्त्री हैं, और तीनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। तीनों का जो संघर्षवादी जो पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उसमें तीनों के ही आइडियोलॉजी डिफरेंट हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर उनके उसमें समानताएं भी हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुल मिलाकर जो संघर्ष का मतलब निकल के आता है वो गैर बराबरी जो होती है, शक्ति होती है या प्रभुत्व होता है, इसको पाने के लिए संघर्ष करते हैं लोग। गैर बराबरी को हटाने के लिए, शक्ति को पाने के लिए, प्रभुत्व को पाने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। तो इस तरह द्वंद्वात्मकता से लेकर प्रकार्यवादी संघर्ष आगे आता है, और प्रकार्यवादी यहाँ से लेकर ये लोग शुरू करके कहाँ तक बात करते हैं? प्रकार्यवादी संघर्ष तक बात करते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको बेस बताया है संघर्ष होता क्या है ये, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या। तो अभी हमने समझा व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। अब हम जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे मार्क्स हो गए, डेरेंडार्फ हो गए, कोजर हो गए, कोलिंग्स हो गए, इनको बारी बारी से करते रहेंगे। अभी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्यों होता है, और इस पे डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ क्या है। तो उसको मैंने बहुत ही की पॉइंट में मेंशन किया है, एंड आई होप आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे जो करेंगे वो मार्क्स के आइडियाज़ को जानेंगे डीपली कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या कहा, क्योंकि वहीं से शुरू होता है संघर्ष वादी जो ये आपका परिप्रेक्ष्य है वो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सिस्टमैटिक लेक्चर, और उसमें हमको पढ़ना है मार्क्स की आइडियोलॉजी। मार्क्स के अनुसार क्या है, किस वजह से संघर्ष होता है। तो मार्क्स ने माना कि ये एक सोसाइटी है और इसका वो कहते हैं एक बुनियादी आधार होता है। ठीक है, हर सोसाइटी का एक बेसिक बेस होता है। तो इन्होंने कहा जो हर समाज का एक बुनियादी आधार होता है, और इन्होंने जो बुनियादी आधार माना वो किसको माना? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को माना, और कहा कि इकोनॉमी की वजह से संघर्ष होता है। जैसे आपने पढ़ा ही अभी बहुत सारी चीज़ें कि किस किस वजह से संघर्ष होता है, तो उसमें से इन्होंने एक चीज़ उठाई कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की वजह से क्या होता है? संघर्ष होता है। और ये जो संघर्ष हो रहा है इसके पीछे वो कहते हैं एक आइडियोलॉजी होती है, यानी विचारधारा होती है इस संघर्ष के पीछे। और ये जो विचारधारा है वो इस संघर्ष को और सुदृढ़ बनाती है, यानी और मजबूत करती है। क्यों?
जब भी कोई संघर्ष होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है या मेरे लिए कुछ ख़राब हो रहा है या मुझे दमित भावना में रखा गया है, हमें वंचित वर्ग में रखा गया है, अगर हमें फील ही नहीं होगा कि मेरे पीछे मेरे लिए गलत हो रहा है, तो हम कैसे अपना आगे जाएंगे कि हमें सही करना है। अगर वहाँ एयरपोर्ट पे उन लोगों को फील ही नहीं होता कि मेरी इनकम कम है या मेरी सैलरी कम है, तो वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट करते। तो ये कह रहे हैं कि हर संघर्ष के पीछे एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, जो संघर्ष को क्या करती है, मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है। इस वजह से संघर्ष होता है। ये कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है, एक जो भी सोसाइटी होती है उसका एक बेसिक बुनियादी आधार होता है, उसको वो क्या मानते हैं, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के पीछे एक विचारधारा होती है जो इसको मजबूत बनाती है, संघर्ष को। तो इसीलिए उन्होंने एक अर्थव्यवस्था और आइडियोलॉजी, इन दोनों को लेकर, विचारधारा, इन दोनों को लेकर इन्होंने क्या किया, समाज का एक सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। उसमें इन दो चीज़ों को रखी, इकोनॉमी और आइडियोलॉजी, ठीक है, इसको रखा। और इन्होंने कहा कि समाज में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब सोसाइटी में ये इस चीज़ को लेकर ये संघर्ष हो रहा है, तो उन्होंने कहा समाज को किस तरह का होना चाहिए, क्लास और स्टेट लेस होना चाहिए, यानी वर्ग और राज्य विहीन समाज होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी, जो वहाँ वो बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एक जैसे सामाजिक संगठन है, इसमें ये बताते हैं, ये एक है सामाजिक संगठन किसी भी समाज का। तो उसमें इन्होंने कहा कि 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, एक तो हो गया मटेरियल प्रोडक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन फोर्सेस, यानी उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन शक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जो आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन रिलेशन, यानी उत्पादन संबंध। तो ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, मटेरियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस की। इससे क्या होता है, ये एक समाज का संगठन होता है, इसके आधार पे समाज चलता है। ये क्या है, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी, ये तीनों हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने कहा किसी भी समाज में कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है तो उसमें ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी के आधार पर कोई भी सामाजिक व्यवस्था चलती है और इसी को पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है वो समझना है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे कि प्रोडक्शन फोर्सेस जो हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लो तकनीकी ज्ञान हो गया किसी को, ठीक है, या नॉलेज हो गया या एबिलिटी हो गई, तो ये क्या होता है, बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ गया। अब ये जो उत्पादन संबंध हैं, ये क्या होता है, आदमी का मतलब मैन का मैन से रिलेशन होता है, संबंध होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैन। और इन्होंने कहा जो आदमी है उसका समाज में सबसे बड़ा रोल है, आदमी से बढ़कर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी है ही मेन पार्ट। अगर सोसाइटी में आदमी नहीं होगा तो फिर क्या इम्पोर्टेंस है, समाज होगा ही नहीं। फिर वो पशुओं का तो समाज इसीलिए अलग है क्योंकि उसमें जो आदमी में जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो नहीं होती। तो इनके अकॉर्डिंग मैन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, मैन को वो कहते हैं किसी भी तरह से उसका दमन नहीं होना चाहिए। एक आदमी को दमित शोषित
नहीं समझना चाहिए। एक आदमी का एक फ्रीडम है, उसको एकदम फ्री होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इमेंसिपेटरी थ्योरी यानी उद्धारक सिद्धांत दिया। किसका? जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो उद्धारक सिद्धांत है, क्योंकि वो आदमी से बढ़ के कुछ भी नहीं मानते हैं। हर चीज़ में वो मैन को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्होंने कहा मैन ही सब कुछ है, मैन के आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं, एक आदमी की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो उन्होंने अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी उसमें किसी भी तरह से मैन को दमित शोषित नहीं समझना चाहते हैं, उसका उद्धारक, इसीलिए उन्होंने इमेंसिपेटरी थ्योरी दी है। ये भी पूछ सकता है अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट की उसमें मैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इन्होंने कहा क्योंकि उत्पादन शक्तियाँ तो बहुत आगे बढ़ जाती हैं जैसे जैसे समाज आता जाता है, लेकिन आदमी का आदमी से जो संबंध है क्या वो बढ़ता है? आप जनरल लाइफ में सोच के देखो, वो नहीं बढ़ता है। जो रिलेशन होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बढ़ते हैं, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आगे निकल जाता है और ये वही रहता है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे ये जो उत्पादन शक्तियाँ बढ़ी, वो कौन से उसमें बढ़ी? वो सामंती व्यवस्था में बनी, यानी सामंतवाद में क्या हुआ था, उत्पादन शक्तियाँ बहुत बढ़ी। उत्पादन शक्तियाँ बढ़ी तो क्या हुआ, बहुत सारे टैक्स लगा दिए, मार्केट में क्या किया इन्होंने, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, और इस तरह से क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब इन लोगों ने विरोध किया तो क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो गया। किसका उदय हुआ? पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो गया। और इसका स्थान किसने ले लिया? पूंजीवादी ने ले लिया। अब जब पूंजीवादी व्यवस्था कठोरता दिखाएगी, इस तरह से और सब कुछ बढ़ाएगी, तो क्या होगा, इसका उदय, इसका जो अंत, इसका अंत हो जाएगा और इसका स्थान कोई नई व्यवस्था ले लेगी। तो जब अगर इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, तो क्या पूंजीवादी व्यवस्था होती? नहीं होती। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन नहीं बढ़ा था, इनके जो संबंध थे वो वैसे के वैसे रहते। तो इस वजह से इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया और क्या रिज़ल्ट हुआ? रिज़ल्ट निकल के आया ये कि सामंतवादी व्यवस्था हट के क्या आ गई? पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि किसी भी, जो भी समाज का संगठन होता है, उसमें जो भी संबंध बदलते हैं उसका आधार होता है इकोनॉमिक, यानी एकमात्र आधार होता है आर्थिक व्यवस्था, और उससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो अब यहाँ पे जो हेगल थे उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। पहले इन्होंने कहा, हेगल ने कहा कि पहले किसमें, विचार में परिवर्तन होगा, उसके बाद क्या होगा, जो प्रोडक्शन है उसमें, भौतिक जो संबंध है उसमें परिवर्तन होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? हेगल के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा आइडियोलॉजी पहले बदलेगी, फिर आपके भौतिक उत्पादन बदलेंगे, यानी जो मटेरियल प्रोडक्शन है वो बदलेगा, और ये सारी चीज़ें उससे बदलेंगी। तो मार्क्स कहते हैं कि नो, पहले हमारा क्या बदलेगा, भौतिक प्रोडक्शन जो है वो बदलेगा, उत्पादन बदलेगा। उसके बाद क्या होगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था बदलेगी। उसके बाद क्या होगा, जब सामाजिक अर्थव्यवस्था बदलेगी तो विचार अपने आप बदल जाएंगे। इन्होंने कहा विचार लास्ट में आएंगे, तभी वो कहते हैं कि वो सर के बल खड़े थे, उनको हमने पैरों के बल खड़ा कर दिया, यानी ये पूरा पलट गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी उन्होंने कहा कि ये जो उत्पादन शक्तियाँ होती हैं, और ये किसके पास होती हैं, ये एक संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति व्यवस्था हो गई। और इसमें क्या है रिलेशन, इससे, इसमें जैसे मूल्य हो गया, विचार हो गए, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो प्रोडक्शन फोर्सेस हैं वो निर्धारित करती हैं कि किस तरह से रिलेशन होगा, किस तरह से संबंध होंगे, ये निर्धारित करते हैं जो भी प्रोडक्शन फोर्सेस होते हैं। तो मार्क्स ने कहा जब उत्पादन शक्तियाँ बदलती हैं तो उसी के साथ साथ प्रोडक्शन रिलेशन भी बदलते हैं। मतलब जब जब इसमें परिवर्तन हुआ तब तब इसमें और इसमें सब में परिवर्तन हुआ, और यही सब कुछ क्या करते हैं, संघर्ष
की व्यवस्था आगे लेके आते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी संघर्ष का कारण है वो क्या है? एकमात्र आर्थिक कारण है। इसकी वजह से क्या होता है? संघर्ष होता है। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई? बात समझ में, क्योंकि ये भी पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग आर्थिक कारण एकमात्र संघर्ष का कारण है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कार्ल मार्क्स। और उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोसाइटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसकी वजह से होता है, क्योंकि यही बेस है किसके? सोसाइटी के, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी, इसीलिए उन्होंने कहा। और इसमें वो इसीलिए सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि वही जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वही निर्धारित करती है कि किस तरह के आपके मूल्य होंगे, विचार होंगे, आइडियोलॉजी होगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हेलो लर्नर्स, जो हम लोग कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसमें अभी जो हमने किया है वो उसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने अभी बताया, और प्रोडक्शन फोर्सेस, प्रोडक्शन रिलेशंस, ये तीन चीज़ें उनके में इम्पॉर्टेंट थी। उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ, उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध, ठीक है, ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। और इससे उन्होंने बताया कि किसी भी समाज में ये तीन चीज़ें जब चेंज होंगी तो समाज चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके में केवल जो सामाजिक संरचना है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, यानी सोशल चेंज भी इम्पॉर्टेंट है इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। वो आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, भौतिक परिवर्तन जब होगा तो उससे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगी और फिर लास्ट में आइडियोलॉजी भी जाके चेंज होगी। जो हमारे अभी इसके पहले वाले आपने देखा, उसका ये एक जिस्ट है, एक सार है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब क्योंकि जो ये स्टडी कर रहे थे, भौतिक परिवर्तन से स्ट्रक्चर चेंज होगी, फिर आइडियोलॉजी चेंज होगी, फिर सोशल चेंज होगा, उसका जो इनका मेथड था स्टडी का वो क्या था? हिस्टोरिकल था। ये क्योंकि मेथड हिस्टोरिकल था, इसीलिए जो इन्होंने ये बताया मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्या कहा गया? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा गया, जो कि आप पढ़ते भी रहते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इनके उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फोर्सेस, प्रोडक्शन रिलेशंस, ठीक है, उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन संबंध, इनसे क्या होता है? समाज का संगठन जो होता है वो चेंज होता है और फिर इसकी वजह से आगे बढ़ता है, तो संघर्ष की भावना आती है, जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ये पार्ट। तो इसमें इन्होंने कहा क्लास एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका क्लास एंड इकोनॉमिक बेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो उसमें हम शुरू कर रहे हैं अभी। यहाँ पे तो हम एक ही चीज़ बता रहे हैं आपको, और ये इन्होंने आपने देखा, ये कोई भी ये तो कोटेशन आता ही रहता है। अब तक का जो जितने भी अस्तित्व रखने वाले समाजों का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जो पूछा ही जाता है अक्सर उसमें हर जगह, और सभी को पता ही है। तो ये कह रहे हैं जितने भी अभी तक समाज हुए हैं उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो वर्ग संघर्ष का रहा है, क्योंकि अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो चेंज ही नहीं होगा, तो कैसे हिस्ट्री बनेगी। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था इनका, जो वो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था, उसमें इन्होंने 3 प्रस्ताव दिए। हो सकता है ये कहीं पूछ लिया जाए कितने प्रस्ताव दिए, तो 3 प्रस्ताव दिए। उसमें उन्होंने कहा किसी भी समाज में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली। 3 प्रस्ताव में उन्होंने क्या बताया कि हर समाज में एक आर्थिक या वर्ग स्थिति होती है, इकोनॉमिक या क्लास स्टेटस होता है, और उसमें क्या होता है, आर्थिक समूह जो है, आर्थिक ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आपने अभी पहले देखा ही है। अब क्योंकि इसमें जो वर्ग होते हैं, वर्गों के बीच में क्या होता है, पारस्परिक प्रतिरोध होता है। अब क्यों प्रतिरोध होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास है, कोई भी इनके जो कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है उसमें संपत्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने संपत्ति के उसमें कहा कि जैसे कोई भी क्लास है तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऊपर रहते हैं, मतलब टॉप पे रहते हैं, और कुछ लोग नीचे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन हो गए, श्रमिक हो गए, या काम करने वाले लोग हो गए हैं, तो वो सब क्या होंगे, उनका एक क्लास हो गया, ठीक, उनका एक क्लास हो गया, उनकी एक इनकम हो गई। यहाँ पे ये जो बात करते हैं उनका ये मतलब नहीं है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, श्रम कैसा कर रहे हैं, उनका मतलब है कि इनकी आय जो इनकम है वो कैसी है। जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, मान लीजिए कोई अपना श्रम बेच रहा है, श्रमिक है, कोई टेक्नोलॉजी में जानता है वो है, कोई दूसरा काम कर रहा है वो है, कोई तीसरा काम कर रहा है वो है, लेकिन इन सब की जो आय है वो लगभग समान है। तो उन्होंने क्या कहा, जो संपत्ति और आर्थिक वर्ग की स्थिति होती है वो लगभग एक समान होती है। तो क्लास कब बनेगा, जब उनकी इनकम एक समान होगी। काम कोई भी करें, व्यवसाय इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आय। तो आप काम कोई भी करो, लेकिन अगर आपकी इनकम लगभग बराबर है तो आप सभी लोग एक क्लास में आ जाओगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे एक क्लास में रहते हैं वो सब समान रहते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने कहा इनके में जो इनकम होगी वो सभी की एक जैसी रहेगी। लेकिन जो नीचे रहते हैं जो मज़दूर, उनकी क्या होती है, इनकम एक जैसी होती है। तो ये एक क्लास में आ जाते हैं और ये एक क्लास में आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, दो क्लास बन जाते हैं। एक तरफ वो क्लास होता है जिसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ वो क्लास रहता है मज़दूर वर्ग जिसके पास संपत्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अब क्या होता है, इन दोनों वर्गों में आपस में क्या होता है, पारस्परिक प्रतिरोध होता है इन दोनों में। क्योंकि क्या था यहाँ पे, आर्थिक संबंध, वर्ग स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो वर्ग स्थिति एक समान होनी चाहिए थी। तो इनकी वर्ग स्थिति एक समान नहीं है, इस वजह से इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है इन दोनों में। क्योंकि ये चाहते हैं स्टेटस ऐसा ही बना रहे और ये चाहते नहीं, हमें ऐसा स्टेटस नहीं बनाना है। तो इसलिए ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है, यहाँ पे ये एक कारखाना हो गया और ये इनका एक निदेशक बोर्ड हो गया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं टॉप पे, तो वो क्या हो गए, इस कारखाना के मालिक हो गए। इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई। बीच में टेक्नीशियन है जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स, वो भी थोड़ा सा ऊंची ही पोस्ट उनकी भी है, लगभग उनकी भी आय थोड़ी समान है। लेकिन जो धरातल पे हैं वो सिर्फ मजदूर हैं जिनके पास अपने श्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर इनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती, तो ये भी किस में आ जाते, छोटे पूंजीपति में आ जाते। लेकिन इनके पास क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो ये अभी मज़दूर हैं और मज़दूरी करके अपना श्रम बेच रहे हैं, जिसको इनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी है, मार्क्स ने अपने उसमें केवल दो वर्ग रखे हैं। एक तरफ भूस्वामी, जमींदार या जागीरदार, ये कोई भी हो सकते हैं। इनकी जो संपत्ति होगी वो एक समान, मतलब एक जैसी आय होगी। जो इन्होंने बात यहाँ पे की थी, जिसमें वो 3 प्रस्ताव देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक समान इनकी परिस्थिति होती है और दूसरी तरफ गुलाम है जिनका स्टेटस एक समान होता है, तो ये अलग एक जैसे हो गए। तो अब समझ में आ गया आपको, ये एक जैसे हो गए, ये एक जैसे हो गए। ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में कि ये स्टेटस ऐसे नहीं बना रहे, इसको हमें हटा के फेंकना है। लेकिन जब ये नहीं हो पाता है तो यहाँ पे इन्होंने बात करी, क्योंकि जो एक श्रमिक होता है वो काम करता है मान लीजिए 4 से 5 घंटे, किसमें, वो एक टेबल बना रहा है या चेयर बनाया, उसमें क्या किया, 4 से 5 घंटे काम किया और उसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने उसको मिल गए उस घंटे के। और जब वो सामान जो टेबल या चेयर थी
जब पूंजीपति के पास इसके पास गई मालिक के पास, तो इसने उससे डबल में बेच दिया, यानी 100 रुपये उसको दिए मज़दूर को और इसने बेच दिया 200 में। तो ये जो मुनाफाखोरी है ये क्या कर रही है, इनका शोषण कर रही है, मज़दूर वर्ग का क्या कर रही है, शोषण। और पहले ही मार्क्स ने कहा था कि किसी भी आदमी का शोषण नहीं होना चाहिए। वो उद्धारक समाज की बात करते हैं, आदमी के शोषण की बात नहीं करते। अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, क्योंकि काम उससे 5-6 घंटे करा रहे हैं और उसको पैसे कम दे रहे हैं। उसको उसका जो 200 रुपये इन्होंने लिया, जो 100 रुपये इन्होंने अपने पास रखे, वो इनका मुनाफा हो गया। और यही मुनाफाखोरी पूंजीवाद को जन्म देता है, कैपिटलिज्म को जन्म देता है। तो इन्होंने कहा इससे बचाव करने के लिए इस समाज को हटाना बहुत ज़रूरी है। और मार्क्स के एनालिसिस में जो ये पूंजीवाद है वो यही सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य जो ये 100 रुपये दे रहे हैं, वो इसकी वजह से संघर्ष हो रहा है। अतिरिक्त मूल्य जो है यही समाज में संघर्ष की जड़ है और इसकी वजह से, मुनाफाखोरी की वजह से जो पूंजीवाद हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से इन दोनों ही ग्रुप में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये अभी हमने एक चीज़ देखी है, प्रॉपर्टी एंड क्लास, संपत्ति और क्लास से किस तरह से स्टार्टिंग हुई कॉन्फ्लिक्ट होने की। यहाँ से अभी 2 चीज़ और आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट कर लीजिए। फिर 2 चीज़ें हम करके फिर अपना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फिनिश करते हैं। चलिए हम लोग अपने लास्ट पार्ट को कवर करते हैं और इसी के साथ ही साथ हमारा जो मार्क्स का आइडिया है क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे वो फिनिश हो जाएगा। तो हमने पहले पार्ट को समझ लिया था। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या है, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है क्लास फॉर्मेशन। कोई भी वर्ग निर्माण कैसे होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो देखते हैं। और कैसे वर्ग निर्माण होगा, फिर कैसे क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, उसके बाद क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपको लास्ट में समझ में आएगा। इसके लिए हमने इतना सारा बेस बनाया है ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो क्लास फॉर्मेशन सबसे पहले जानते हैं क्लास बनता कैसे है। उसके लिए हमें समझना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो अगर हम संघर्ष की बात करें तो ये कुछ नहीं होता है, ये एक हितों की लड़ाई है। ठीक है, हितों की लड़ाई है। अब ये जो हित होते हैं, किसी भी वर्ग के हित जो होते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, इतने ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं कि वो जो भी कोई भी क्लास हो, किसी भी वर्ग के लोग किसी भी तरह के संघर्ष को करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये उनके हित हैं उनको पूरा करने के लिए उनमें ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि एनी हाउ उनको कंप्लीट करना पड़ता है। वो जो भी उसके लिए करना हो उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। और ये जो इनकी भावना होती है, वही ये जो आइडियोलॉजी होती है वो इनको क्या करती है, एक सूत्र में इनको बांधे रहती है। तो इसमें ये है कि जैसे कि वो मान लेते हैं कि जो चीज़ भी हो रही है इसके लिए एक जो सबसे चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कि चेतना, उनमें चेतना आनी चाहिए। अगर वो चेतना ही नहीं होगी, अपने हितों के प्रति वो जागरूक ही नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए क्या हमारा लॉस हो रहा है, हमने क्या कहाँ पे हमारा कोई यूज़ कर रहा है, उनको अगर पता ही नहीं होगा तो वो क्यों लड़ाई करेंगे। उनको अगर अपना हित ही नहीं पता होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों करेंगे। तो ये है यहाँ पे हितों की लड़ाई की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें चेतना होनी चाहिए। ये चेतना ही व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधे रहती है और इसी के लिए वो अपने हितों को पूरा करने के लिए किसी भी संघर्ष या लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें कि व्यक्तियों में ये चेतना आनी चाहिए, जो भी मजदूर वर्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार होता है उसमें ये चेतना आनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सिर्फ हम ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ना ही हमारा एक अकेला गांव है जो इस जिसमें मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ना ही हमारा एक देश है, ना हमारा एक प्रांत है, ना ही हमारा एक ये जो जिस भी एरिया में हम रहते हैं वो है कि यहीं के सिर्फ मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं, बल्कि उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए कि दुनिया भर के जितने भी मजदूर हैं, पूरी
पूरे वर्ल्ड के जितने भी मज़दूर हैं उनकी जो भी कंडीशन है वो सबकी सेम है, एक समान। जो आपने सबसे पहले 3 प्रस्ताव पढ़े थे उसमें क्या था, वर्ग कैसे बनेगा, उसमें एक समानता होनी चाहिए, उनमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम सभी मज़दूर एक जैसे हैं, दुनिया भर के, वो चाहे किसी भी देश के हों, उन सभी का शोषण हो रहा है। जब उनमें ये चेतना आ जाएगी तो क्या होगा, वो एक वर्ग बनेगा, एक संगठित वर्ग बनेगा और उनमें संगठन हो जाएगा, तब क्या होगा, एक वर्ग बनेगा। तो इसीलिए जब हम किसी क्लास फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो चेतना और दूसरा संगठन। चेतना ये होनी चाहिए कि ठीक है हम सभी लोग मज़दूर हैं, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, और फिर ये सभी मज़दूर क्या होते हैं, आपस में संगठित होकर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। जिसमें मार्क्स ने कहा भी है कि दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। तो उन्होंने ये बात कही है, ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए कह रहे हैं। तो क्लास हमारा कब बनेगा, वर्ग निर्माण कैसे होगा, जब उसमें ये 2 चीज़ें होंगी, चेतना प्लस संगठन। इसी में वो आगे बात करते हैं, जो उनकी एक बुक है जर्मन आइडियोलॉजी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बात करी। जब हम क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि वर्ग निर्माण में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो एक है क्लास इन इटसेल्फ और दूसरा है क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ये पूछ भी सकता है, क्योंकि अक्सर पूछता रहता है मार्क्स की कौन सी कृति में कौन सी बात कही गई। तो इसके पहले हमने बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि दुनिया भर में कोई भी ऐसा वो समाज जो भी इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, तो वो बात उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कही। और ये तो बहुत जगह पूछा गया है कि ये सेंटेंस उन्होंने अपनी किस बुक में कही। दूसरा ये है कि क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ अगर पूछ ले, अभी तक नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे उन्होंने कहा है, तो वो उन्होंने अपनी बुक जर्मन आइडियोलॉजी में ये दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, क्लास इन इटसेल्फ जो लोगों का, जैसे भी कोई भी लोग हैं, इनका समूह जो है वो एक पृथक वर्ग हो गया। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्लास उस तरह से है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, लोगों का समूह। लेकिन जब ये लोगों का समूह क्या होगा, संगठित हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो क्या हो गया, क्लास इन इटसेल्फ हो गया। यहाँ पे तक बात समझ में आएगी। जब कोई भी लोगों का समूह को हम ये क्लास नहीं कहेंगे, वो एक डिफरेंट क्लास हो जाएगा। लेकिन जब वो जो लोग हैं वो आपस में संगठित हो जाएंगे तो हम उसे क्लास इन इटसेल्फ कहेंगे, अपने आप में वर्ग कहेंगे। क्लास फॉर इटसेल्फ कब होता है, जब ये जो संगठित वर्ग था, जब लोग अपने वर्ग के लिए संगठित हो जाएंगे। जब अपने वर्ग के लिए संगठित होंगे, यहाँ मेन पॉइंट क्या है, अपने वर्ग के लिए संगठित हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा क्लास फॉर इटसेल्फ। यानी जो क्लास फॉर इटसेल्फ है वो क्या होगा, अपने आप में वर्ग नहीं, अपने के लिए वर्ग हो जाएगा। और किसके लिए, अपने वर्ग के जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जब संगठित हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि जब उनमें ये फीलिंग आ जाएगा, दुनिया भर के मज़दूर क्या हैं, भाई भाई हैं। मतलब अब वो अपने क्लास के जितने भी अपने क्लास के लोग, इनके लोग थे मज़दूर, इन सभी के लिए वो संगठित हो गए, यानी दुनिया भर के मज़दूर भाई भाई हो गए। तो उसमें क्या हुआ, अपने वर्ग के लोगों के लिए संगठित हो गए, तो ये हो गया क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लियर हो गया। अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर इंटरव्यू निकालना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्या डिफरेंस है क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। हालांकि बहुत सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन अगर कोई यूजी पीजी का स्टूडेंट वीडियो को हमारी देख रहा है तो मे बी वो पहली बार इस चीज़ को सुन रहा हो, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप भी भूल गए हैं, काफ़ी टाइम से आपने पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसको ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये समझ में आ गया दोनों। तो इस तरह से होता, इस तरह से बनेगा हमारा क्लास, क्योंकि वो पहले ही कहते हैं क्लास में जब ये चेतना आ जाएगी कि हम सभी लोग एक ही ग्रुप के हैं
और उनकी हमने ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे व्यवसाय से मतलब नहीं है, इनकम से मतलब है। जिनकी इनकम एक जैसी होगी वो एक ग्रुप में वो रखते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ देखते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस। जब वो क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने भौतिक परिस्थितियों की बात की है, ठीक है, जो हमने पहले ही बताया था आपको, भौतिक परिस्थितियाँ। यानी इसमें वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिस्थितियाँ ही निर्धारित करती हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोर्स और प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। तो वही निर्धारित करती हैं कि किस तरह से व्यक्ति का क्या संबंध होगा और क्या उसका व्यवहार होगा। तो उसमें वो ये बताते हैं कि जैसे किसी पूंजीपति की कोई भी प्रतिक्रिया है तो वो कैसे बदलती है, वो बदलती है भौतिक परिस्थितियों से, क्योंकि भौतिक परिस्थितियाँ क्या निर्धारित करती हैं, ज्ञान की शक्तियाँ निर्धारित करती हैं। और जैसे ही ज्ञान की शक्तियाँ बढ़ती हैं वैसे ही जो रिलेशन है वो भी बदल जाता है। तो पूंजीपति की प्रतिक्रिया कौन निर्धारित किया, भौतिक परिस्थितियाँ। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो ये अमुक जाति का होगा, यानी ऐसा इसका व्यवहार है तो ऐसा होगा। और कभी कभी हम ये समझ जाते हैं इस तरह की इसकी जाति है, अगर ये इसकी जाति है तो इसका व्यवहार ऐसा होगा। कॉमन आइडियोलॉजी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बना लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित कर देती हैं कि किसका क्या क्लास होगा, कि किसका क्या बिहेवियर होगा। जैसे कि हीगल ने कहा था कि जो विचार होता है वो निर्धारित करता है कि क्या होगा, उसकी भौतिक परिस्थितियाँ कैसी होंगी, जैसे जिसकी आइडियोलॉजी होगी वो निर्धारित करेगा। लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं, मार्क्स ने क्या कहा, भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित करेंगी कि आपका विचार कैसा होगा। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उससे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कहा कि भाई ये इस जाति का है तो इसका मतलब इसका बिहेवियर ऐसा होगा, या इसका बिहेवियर ऐसा है तो ये इस जाति का होगा। तो आपको निकल के आ रहा है कि भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित करेंगी व्यक्ति का बिहेवियर भी, आइडियोलॉजी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने इनको पलट दिया है और इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित करेंगी कि विचार क्या होगा, और इन्होंने बताया कि विचार निर्धारित करता है कि भौतिक परिस्थितियाँ क्या होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्लास कॉन्शियसनेस में। और इसमें इन्होंने बताया कि जैसे बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी क्लास कॉन्शियसनेस क्या होगी, तो दोनों की ही अलग अलग होती है। और वो चाहते हैं कि क्लास बना रहे, बुजुर्गा वर्ग चाहता है बना रहे, शोषण होता रहे। लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो चाहता है कि नहीं, हमारे जो सरप्लस वैल्यू की वजह से, मुनाफा लेने की वजह से हमारा जो शोषण हो रहा है वो हम नहीं होने देंगे, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और नेक्स्ट हम अब आते हैं अपने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, लास्ट, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है कि क्यों हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसका स्रोत जो है वो है वर्गों का प्रतिरोध। ये जो दो वर्ग हमने बताए, जैसे कि मजदूर वर्ग और दूसरा है पूंजीपति वर्ग, तो इन दोनों में ही क्या होगा, आपस में प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्लास डिफरेंट हैं और ये अपने हितों की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका हित है कि स्टेटस जो भी है उसको हमें हटाना है, क्योंकि ये पूंजीपति लोग, जो पूंजीपति वर्ग है वो बहुत मुनाफा कमा रहा है, हमारे ही श्रम का शोषण करके हमें ही हमारा मुनाफा, हमें ही हमारा श्रम की वैल्यू नहीं दे रहा है, कम जो सरप्लस वैल्यू है उसकी वजह से। तो ये दोनों में ही आपस में ही होता रहता है कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह से ये सिस्टम को आपस में इतना, ये मजदूर जब संगठित हो जाते हैं तो क्रांति करेंगे और इससे क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी। तो इसमें इन्होंने कहा जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी एक निश्चित अवधि में, मतलब जो एक पूंजीपति का भी एक निश्चित टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, जो वर्ग संघर्ष होता है वो अनिवार्यतः क्या करता है, समाज को सामाजिक क्रांति की ओर ले जाएगा। तो क्या होगा, एक निश्चित टाइम तक ही किसी पे भी अगर आप दबाव बनाएंगे या किसी को भी परेशान करेंगे तो निश्चित समय तक ही करेंगे। ये आप डेली लाइफ में भी दे सकते हैं। उसके बाद जब उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी, उसको पता चलेगा नहीं मेरा तो यूज़ हो रहा है, हमारा तो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो अपने हित के लिए लड़ाई करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, वो
सामाजिक जब रेवोल्यूशन हो जाएगा तो उससे सोशल चेंज होगा, यानी रिलेशंस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो एक ही टाइम तक रहता है और वर्ग संघर्ष अंततः क्या करता है, सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है। तो इसलिए वर्ग संघर्ष की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है, क्रांति के रूप में परिणित हो जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और इसी के साथ साथ जो वर्ग व्यवस्था का आधार इन्होंने बताया वो क्या बताया, मार्क्स ने अर्थव्यवस्था बताया था, जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स के जो संघर्ष का ताकतवर पहलू है जिस पे उन्होंने बात करी है वो है अर्थव्यवस्था। तो इनके उसमें हमने देखा कि इकोनॉमी सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही निर्धारित करेगी कि क्या व्यक्ति की आइडियोलॉजी होगी, क्या व्यक्ति का मूल्य विश्वास होगा, ये सब कुछ निर्धारित करता है अर्थव्यवस्था। तो मार्क्स की थ्योरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी, और एकमात्र यही आधार है जिसकी वजह से संघर्ष होता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग का जो वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो क्या है। और मुझे लगता है अगर आप समझ गए होंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने सारी ही इम्पोर्टेंट थिंग्स को कवर किया है। और इस तरह से हमने देखा कैसे स्टार्टिंग होके फिर कैसे लास्ट में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो अंततम जो रूप होता है वो सोशल रेवोल्यूशन में चेंज होता है, और उससे फिर जो समाज का पहले से रूप होता है वो बदल जाता है। तो इस तरह से हमने मार्क्स की आइडियोलॉजी को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट थिंकर के आइडियाज़ को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।